हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और आज चर्चा करेंगे। उस पर टॉपिक है हिस्ट्री का है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो हम अभी जो चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चरों तक, तो 7वीं से 12वीं, 12वीं से 17वीं, 15वीं, फिर 15वीं से 17वीं, इस प्रकार से हम 17वीं शताब्दी तक का क्रमिक अध्ययन कर चुके हैं। अब बारी आती है 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे इसमें। तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़िए और इसका फ़ायदा लीजिए। आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागॉजी में जोड़कर भी पूछे जाते हैं, वह भी आपको इसमें बताया जाता है। और उसके बावजूद यदि कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सख्त ज़रूरत है, जो बेचारे आर्थिक रूप से अक्षम हैं, कोई भी पेड चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कंटेंट बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाहर यदि आप उसको विधिवत पढ़ लेते हैं, अपनी नोट्स बना लेते हैं, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो आप उसके परिणाम देखेंगे और घर में जब आएंगे आप, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार रख करके मिला लीजिएगा। उसके एक भी यदि क्वेश्चन बाहर चले जाएँ SST पेपर 2 के या उसके पेडागॉजी तक के, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज में लगभग आपके सभी टॉपिक, चाहे वो पेडागॉजी के हों, चाहे हिंदी भाषा के हों और चाहे SST के हों, सब कवर हो जाते हैं। उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात का आप भरोसा करिए और जुड़े रहिए, सतत अभ्यास करिए, लेक्चर्स को ज़रूर सुने, नोट्स बनाएं। उसके बाद आप अभ्यास टेस्ट सीरीज को लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चन किस प्रकार बन रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन जो लेक्चर्स में बताए जा रहे हैं क्या वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एनालिसिस समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को जोड़ें, अपने दोस्त भाइयों पर इसको शेयर करें। इसी के साथ हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीटेट में वर्ग 1, 2, 3, ऑल स्टेट टेट में, ऑल स्टेट PCS PSC में और UPSC UGC नेट, हर जगह SSC CGL वगैरह में, सब में GK GS के रूप में पूछा जाता है। बाकी जो PCS है उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी लिखित में पूछा जाता है, मेंस में भी, प्री में भी। तो इस जो टॉपिक में जो चर्चा की जाएगी, तो ये 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन इसका नाम है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक काल भारत में चलता है, अर्थात ब्रिटिशर्स आते हैं, कई कंपनियां आती हैं और अपना यहाँ पे सत्ता स्थापित करती हैं, जिसमें मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल को दिक्कत जाती है। जहाँ एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ परिणाम ये होते हैं कि जब कंपनी एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करती है यहाँ, तो कई नए राजनीतिक गठन सामने आते हैं, जैसा कि इस टॉपिक का नाम ही है। उनमें आपके मराठा हो गए, जाट हो गए, सिख हो गए। तो इस प्रकार से इनका उदय होता है और किस प्रकार से ये अपना सहयोग देते हैं भारत को स्वतंत्र कराने में, इनका क्या बलिदान है, इस प्रकार से। तो मुख्य रूप से अभी उदय तक की आपको जानकारी इस लेक्चर में दी जाएगी। उसके बाद आएगा क्लास 8 की NCERT में समकालीन भारत, जहां हम स्वतंत्रोत्तर भारत तक की कहानी देखेंगे। इसमें आपको विभिन्न राज्यों का उदय और उनका किस प्रकार संघर्ष रहा अंग्रेज़ों के साथ और मुग़लों के साथ, उसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। तो चलिए हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था।
जैसा कि मैं चर्चा में बताया कि एक नई ब्रिटिशर सत्ता आई, तो उसी को बताता है कि जहां पहले संपूर्ण भारत मुगलों के आधिपत्य में था, अब उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में 18वीं शताब्दी के पहले पूर्वार्ध में उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से घटनाएं घटी ऐसी जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ इसमें, और मुगल साम्राज्य की सीमाएं सीमित अब होने लगी, क्योंकि दक्षिण में अब मराठा जब आ गए तो मराठाओं से काफ़ी संघर्ष चला इनका, क्योंकि मराठा दक्षिण भारत में बहुत सारे क्षेत्र में विस्तार कर लिए थे और मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया गया था। इस प्रकार से मुगलों के लिए क्या हुआ, संकट की स्थिति आई और उनकी सीमाएं कम हो गई। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 1765 तक एक ब्रिटिश सत्ता आ चुकी थी। 1600 ईस्वी में कंपनी आई, 1765 तक काफ़ी क्षेत्रों में इन्होंने फिर अधिकार जमा लिया था, उसी का वर्णन है यहाँ। तो पूर्वोत्तर भारत की कहानी बताते हैं कि पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या किया था इन्होंने, सफलतापूर्वक इनको हड़प लिया था, जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है। मानचित्र को देख लेते हैं। ये है मानचित्र, इसमें आप देख सकते हैं ये सिख, पंजाब वाला इलाका लाहौर, दिल्ली में पानीपत, जयपुर राजस्थान जोधपुर, और ये गुजरात, ये पूर्वोत्तर बंगाल का मुर्शिदाबाद, मराठाओं का ये पूरा इलाका, हैदराबाद के निजाम इधर रहेंगे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से मुगलों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनकी सीमाएं किस प्रकार से सीमित हो गईं, और जो ब्रिटिशर सत्ता थी वो किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही, और उसका विरोध कैसे कैसे हुआ, इसकी अब चर्चा नीचे की जाएगी। ये मानचित्र 2 दिया गया है। यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार पहले हुआ था, ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, विशेष रूप से बंगाल, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, बिहार, बनारस, अवध, इलाहाबाद वाला इलाका। तो यहाँ उनका वर्चस्व ज़्यादातर ये फोकस इसलिए था यहाँ क्योंकि यहाँ कलकत्ता बंदरगाह था व्यापार के लिए, फर्स्ट बात ये थी। दूसरी बात, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था जो, और उस समय कलकत्ता एक हब था, व्यवसायिक केंद्र था, कलकत्ता महानगर के रूप में था। अवध, बिहार, पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ और ढाका में डेल्टाई भूमि क्षेत्र था जो काफ़ी उपजाऊ था, चावल, जूट, पटसन, नील की खेती के लिए। तो यहाँ से संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया अंग्रेजों द्वारा, इसलिए इस क्षेत्र को वो ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे। अब हम देखते हैं आगे। तो इन दोनों में बताया गया है कि कहाँ पे किसका राज्य था। ये हैदराबाद के निजाम, जैसा कि ऊपर भी मैं बताया था, इसमें दिया गया है। तो यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर चर्चा होगी 1761 तक, 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई, यहाँ तक इसमें वर्णन किया गया है। तो 18वीं शताब्दी जो एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हुई। अब कैसे परिवर्तित हुई, क्यों हुई, उसके कारण हम आगे जानेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, जैसा कि मैं चर्चा में बताया था कि इस समय अब मुगल साम्राज्य सीमित होना शुरू होगा, क्योंकि नए राजवंशों का उदय होता है, इससे अब उसकी सीमाएं सीमित हो जाएंगी क्योंकि संघर्ष जारी होगा। तो अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी, तो यहाँ पे बताया गया है कि अध्याय 4 जो हमने 15वीं से 17वीं शताब्दी का अध्ययन किया था, जिसमें मुगल चरमोत्कर्ष पर हुए,
उत्तर मुगल काल के बाद जब ये औरंगजेब आए तब भी ठीक स्थिति थी, उसके मृत्यु के बाद स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। तो वही बताता है कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किस तरह से संकट खड़े हुए। तो बादशाह जो औरंगजेब हैं वो दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। दक्कन अर्थात दक्षिण का पठार। ये भौतिक, जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भौतिक प्रदेश बताया गया है, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दक्कन का पठार कौन सा इलाका है। तो इतिहास के साथ आप ज्योग्राफी को भी जोड़ लेंगे यदि, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे उन स्थानों को कि वर्तमान में वो स्थान हैं कहाँ और किस नाम से जाने जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन औरंगजेब ने कहाँ खर्च कर दिए? दक्कन की लड़ाई में, दक्षिण में लड़ाई में। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। तो इस पैराग्राफ का स्पष्ट अर्थ है कि औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उसकी मृत्यु के बाद, तो उनमें उतनी क्षमता नहीं थी उस हिसाब से वो प्रशासन को चला सके। जिससे क्या हुआ कि जो मनसबदार थे, जो राजा की सहायता के लिए तत्पर रहते थे और वहाँ का राजस्व वसूल करके अपनी सैनिक खर्चा और अपना खर्चा रख करके केंद्र को वापस करते थे कुछ कर, तो अब क्या हुआ, उन्होंने कमज़ोर स्थिति देखी राजा की। तो जब राजा की कमज़ोर स्थिति देखी तो मनसबदारों ने कर देना बंद कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इस प्रकार से राज्य धीरे धीरे टुकड़ों में बंट गया और नए राजवंशों का उदय हुआ। तो इसमें वही बताता है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता क्या हो गई, समाप्त होने लगी और मनसबदार शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। जो मनसबदार थे, उनके अधीन थे, उनको अब केंद्रीय सत्ता अर्थात राजा की जो केंद्र पर सत्ता थी मुगल सम्राट की, वह अब उनको वश में नहीं कर सकता था। फिर है सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे सूबेदारों के। इससे मुगल के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। किनको? सूबेदारों को, जिससे वे खुद अपना स्वतंत्र वर्चस्व बनाने लगेंगे। तो इसीलिए फिर विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में क्या हुई, कमी आ गई। अब वो कर देना बंद कर दिए और स्वयं स्वतंत्र घोषित करने लगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो सिर्फ देख रहे थे। उनके अंडर में, कल तक जो उनके अंडर में थे सूबेदार और मनसबदार, वो अब धीरे धीरे शक्तियों को अपने हाथ में लेने लगे। कोई कर नहीं देते थे और अपने को स्वतंत्र घोषित करके नए नए सूबों में विकसित होने लगे। तो वही बताता है कि उत्तर और पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में ये घटनाएं घटी। उत्तर और पश्चिम भारत में जहाँ जमींदार और किसानों की विद्रोह, कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। जमींदार और किसानों ने आंदोलन कर दिया कि भैया व्यवस्थाएं नहीं हैं, हम कर कहाँ से दे पाएंगे, इतना कर ज़्यादा लगा रहे थे, क्षेत्र सीमित हो गया था। इसलिए आंदोलनों ने इस पर जले में नमक छिड़कने का कार्य किया। ये क्यों आंदोलन हो रहे थे? करों में वृद्धि कर दी गई थी मुगल सम्राट द्वारा, इसलिए। तो इसका फायदा शक्तिशाली सरदारों ने उठाया और अपनी स्थिति को क्या किया, सुदृढ़ किया और मुगल सत्ता को चुनौती दी।
तो इस प्रकार से ये कारण पूछे जाते हैं कथन कारण में कि क्या कारण थे कि मुगल सत्ता का विरोध हुआ, किसानों द्वारा आंदोलन क्यों किए गए। तो कर अत्यधिक कर में वृद्धि के कारण, जिसका परिणाम क्या हुआ, मुगल सम्राट और कमज़ोर हो गया और उससे फायदा किसको हुआ, मनसबदारों और सरदारों को। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक कोट दिया गया है, भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। फसल तो भरपूर है पर तिजोरियाँ खाली हैं। तो एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है कि साम्राज्य अर्थात दिवालियापन मतलब खत्म होने वाला है। तो बड़े जागीरदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय मुगास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे ही स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदारों को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके पीठ पीछे चलते हैं पैसा कहाँ से दें। तो इसमें जमींदारों की स्थिति बताई गई है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास अथाह धन संपदा और कृषि हुआ करती थी, अब वह एकदम उपज तो हो रही है लेकिन सब सरदार ले जाते हैं कर के रूप में, उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से उनकी स्थिति जर्जर होती गई। तो जो उनके आगे पीछे घुड़सवार सैनिक चलते थे, अब उनके वेतन के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं तो वे कहाँ से उनको वेतन देंगे। इस प्रकार पूरी स्थिति चकनाचूर हो गई। इसमें बताया गया है कि चकनाचूर हो चुकी थी संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन। तो इस प्रकार से इसमें जमींदारी व्यवस्था में किस प्रकार से दिवालियापन हो गई उसका जिक्र है। अब हम देखते हैं आगे। तो इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों को तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, उनसे लूटपाट मचाई। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से अब शुरू होते हैं आना। तो पहला कि नादिर शाह कहाँ का शासक था, ईरान का। कब आक्रमण किया, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच, आर्थिक राजनीतिक संकट तो चल ही रहा था, उसका फ़ायदा उठाया किसने, ईरान के शासक नादिर शाह। तो आप इसको याद रखेंगे, नादिर शाह को जो 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को क्या किया, लूट कर ले गया, लूट करके धन दौलत लेकर के चला गया। तो बाहरी आक्रमण यही नहीं थमा। नादिर शाह के बाद अब अफगान का एक आता है, कौन, अहमद शाह अब्दाली। ये कई बार आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, क्योंकि दिल्ली प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी उस समय। तो ये 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो विशेष रूप से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह को आप याद रखेंगे। नादिर शाह ईरान का शासक था, जबकि अहमद शाह अफगान का। इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि आसे अफगान और आसे अहमद शाह अब्दाली, वहीं ईरान, जबकि वहाँ का मेल नहीं खाता है नादिर शाह। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 5 बार किया और वो एक बार नादिर शाह 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण करके संपूर्ण नगर को लूट लिया, और ये कई बार लूटता है, 5 बार। अब नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, उसका जिक्र देखते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया है। तो इसमें मुगल कोष से किस, उस समय मुगल सत्ता थी केंद्र में, तो बताया गया है कि किस प्रकार से मुगल कोष को लूटा गया। तो बताता है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। तो 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने,
जवाहरात और अन्य चीज़ें, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी जो दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद रखें, और कुछ याद रखें या ना रखें। और 1739 उसके आक्रमण का सन। तो तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन कौन सा आक्रमणकारी? तो ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह अपने साथ इतनी भारी संपदा नहीं पूछेगा आपसे, 60 लाख करोड़ रुपए सोने चांदी नहीं पूछेगा, लेकिन कौन सा ईरानी शासक या कौन सा शासक अपने साथ में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी ले गया? तो वह नादिर शाह था। तो इस लाइन को आप नोट करेंगे और लिखेंगे IMP लगाकर कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया दिल्ली से। फिर है एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। यहाँ मुगल कालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार से अंत हो रहा है उसका वर्णन बताया गया है कि जहाँ पहले इनको आदर और इज्जत दी जाती थी, अब प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं लोग। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों में खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। इस प्रकार नादिर शाह की लूट यहाँ पे बताई जाती है कि किस प्रकार से उसने दिल्ली को लूटा। तो बताता है कि जो नया नगर था शाहजहानाबाद, वो मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ये नादिर शाह का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, तख्ते ताउस को। यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा। फिर है साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय, तो इसमें से आप ईरानी और तुरानी गुट को याद रखेंगे। इनके हाथ की कठपुतली बन गए थे मुगल सम्राट। शासन की मेन सत्ता ईरानी और तुरानी ग्रुप ही चला रहा था। ये जो अभिजात दो बड़े गुट थे, ईरानी और तुरानी, अब ये शासन चल रहे थे। ये तो सिर्फ नाम मात्र के मुगल सम्राट थे। तो वही बताता है कि ये कठपुतली बने थे। अपमानजनक स्थिति कब हुई? फर्रुखसियार, इसको घृणित कायर बोला गया है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि किस शासक को घृणित कायर, तो फर्रुखसियार को घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। शासनकाल 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। जो ईरानी और तुरानी ग्रुप थे, अभिजात थे, उन्होंने इनको आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह को अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये अब स्वतंत्र हो जाएंगे। अवध, बंगाल और हैदराबाद के निज़ाम ये अब सब स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए मुगलों की जो कमज़ोर स्थिति थी उसका इनको फ़ायदा मिला, जो ये सूबेदार और बड़े जमींदार थे, जैसा कि ऊपर चर्चा में हमने आपको बताया था पहले ही। अब आते हैं हम, अभी तक मुग़ल साम्राज्य की चर्चा हुई, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली दोनों की चर्चा हुई। दिल्ली को कैसे लूटा, विशेष रूप से नादिर शाह ने तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। अब हम देखेंगे राजपूतों की स्थिति उस समय कैसी थी। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने
भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। तो इस प्रकार से जो राजपूत थे तो अभी तक क्या थे, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता सेवारत थे। क्यों सेवारत थे? जिससे उनका वतन बचा रहे और वहाँ पर उनकी सरकार सत्ता चलती रहे। लेकिन अब वो क्या किए, स्वायत्तता स्थापित करने लगे। पहले स्वायत्तता मिली रहे इसलिए सेवा कर रहे थे, फिर 18वीं शताब्दी में क्या किया कि आसपास के इलाकों में उन्होंने अपना नियंत्रण विस्तार करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से उदाहरण है जोधपुर के राजा अजीत सिंह, मुगल दरबार में गुटी राजनीति में अपने पैर को फंसा देते हैं। ये भी समर्थक थे मुस्लिम के, मुगल साम्राज्य के समर्थक थे, मनसबदार थे। तो इनको आप याद रखेंगे, इनका भी आगे जिक्र आएगा। मराठा साम्राज्य से जब संघर्ष होगा तो ये शिवाजी के लिए एक आध बार क्या करेंगे, शिवाजी को बुलाएंगे, समझौता कराएंगे और उनके किले छीन लेंगे। लेकिन इनका ही पुत्र फिर शिवाजी की सहायता करेगा, तो इनका जिक्र भी आता रहेगा, इसलिए आप इनको याद रखेंगे, अजीत सिंह को। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो दोनों को आप याद रखेंगे, अजीत सिंह और सवाई राजा जय सिंह को। तो सवाई राजा जय सिंह कहाँ, मालवा की सूबेदारी, वहीं अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिल गई। अब बादशाह जहांदार शाह 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों से कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने साम्राज्य में या राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो आप सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को याद रखेंगे, इनको गुजरात की और इनको मालवा की दी गई। बाकी ये जो अभी कहानी है तो कहानी आप जोड़ के रखिए, क्वेश्चन अभी जहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगा। एक कोट दिया है, कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ भव्य रचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं, अन्य इमारतें होती हैं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी और बावली जैसे कई जल निकाय हैं। ये चित्तौड़गढ़ के किले का चित्र है। तो उस समय मुगल जो सत्ता थी वह थी जहांदार शाह के हाथ में। जब ये दोनों राजस्थान के अजीत सिंह जोधपुर के राजा थे और अंबर के सवाई राजा जय सिंह। अब हम देखते हैं आगे के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे से रुक गया। तो ये जो संघर्ष शुरू हुआ तो इसमें क्या हुआ, इन राजाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा, जय सिंह पर और अजीत सिंह पर, जिससे इनका खुद का विस्तार आगे रुक गया। फिर जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में कुछ चर्चा दी गई है। तो 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन मिलता है। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार जो है उनके बारे में बताया गया है कि उनका विस्तार और उनका प्रभाव कहाँ तक था। तो प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक, मालवा के नीचे तक। फिर ये कोट दिया गया है, कोट को भी देख लेते हैं। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अभिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल राजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राजपूत था जिसने मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो वो आप याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी थी, कौन थे? राणा प्रताप।
मेवाड़ के राजा थे। तो इस प्रकार इनको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र राणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किया। भीलों ने इनकी सहायता की थी। हल्दी घाटी का युद्ध इनके और अकबर के बीच लड़ा गया था, ये भी अभी आएगा जिक्र। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी आप याद रखेंगे, राणा प्रताप के साथ लड़ा गया था मुगलों के बीच। ये जंतर मंतर अब जय सिंह बनवाएंगे, सवाई जय सिंह जिनका ऊपर अभी जिक्र था ना, वही जंतर मंतर। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। ये मेहरानगढ़ किला जोधपुर का है, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। अब ये इसको ज़रूर आप याद रखेंगे, जयपुर में जंतर मंतर। तो अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जंतर मंतर का निर्माण किस राजा ने करवाया था और कहाँ कहाँ। तो आप इनके सभी के नाम, किस शासक ने, तो अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो पांचों के आप याद करेंगे नाम, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी। इन तीनों को आप उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देख लें, एक स्वयं जयपुर में और मध्य प्रदेश में एक उज्जैन में। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से क्या थी जंतर मंतर, तो ये खगोलीय वेधशालाएँ थी, खगोल नक्षत्र के बारे में जानकारी देने वाली वेधशालाएँ, जो वर्तमान में जिनको हम प्रयोगशालाएँ बोलते हैं, तो वो थी, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना गया। तो निर्माणकर्ता का आप नाम याद रखेंगे और इनमें से कहीं भी पूछ सकता है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण या उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण या जयपुर में। तो इस प्रकार से आप पांचों जगहों के नाम याद रखेंगे या नोट कर लेंगे इनको 5 को। बाकी पूरा पैराग्राफ आप मत नोट करिए, सिर्फ जय सिंह को आप नोट करेंगे। अम्बेर के शासक थे और इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अब आता है आज़ादी हासिल करना, सिख। अब सिखों के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी इस पैराग्राफ में। तो अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उनके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर उनका उत्तराधिकारी बनता है, वह भी आगे जारी रखता है। तो आप इनको गुरु गोविंद सिंह जी को याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना याद रखेंगे आप इनको। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका उत्तराधिकार बंदा बहादुर बैठता है फिर राजगद्दी पर, तो उसकी चर्चा अब आगे होगी। तो यहाँ से खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह को आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो ये उत्तराधिकारी के रूप में बंदा बहादुर लड़ा। आप खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह को याद रखेंगे, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। उत्तराधिकारी के रूप में बंदा बहादुर को आप याद रख सकते हैं, बस बंदा बहादुर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह आपसे पूछे जाएंगे। खालसा से क्या अभिप्राय है, तो इसका जिक्र आएगा अभी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ये आ गया आप। तो खालसा कैसी संस्था थी, तो जत्थों और मिसलों को जोड़ देना ही खालसा था, संगठित कर देना या संयुक्त रूप से इनको क्या बोला जाता था, खालसा। तो 18वीं शताब्दी में कई नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया और इनको संयुक्त सेनाएं जत्थों और मिसलों की क्या कहलाई, खालसा, दल खालसा कहलाया। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। ये गुरु नानक जी से बैसाखी पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है, बैसाखी मनाई जाती है उनमें पर्व के रूप में। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे
जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो यहाँ राखी बांधने वाली नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप नोट करेंगे कि राखी व्यवस्था जो थी सिखों ने चला रखी थी, जो राखी व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत क्या होता था, तो किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में ले करके और किसानों को संरक्षण दिया जाता था, अर्थात सुरक्षा प्रदान की जाती थी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो उसको राखी व्यवस्था बोला गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसको नोट करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। वहाँ राखी व्यवस्था आप समझ जाएंगे कि ये राखी रक्षाबंधन वाली है, तो वो राखी नहीं है, ये राखी व्यवस्था है जिसमें कर के रूप में किसानों से 20% उपज का हिस्सा ले लिया जाता था और उसके बदले में उनको संरक्षण, राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की तलवारों के बारे में दिखाया गया है, चित्र है। फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह, यहाँ आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। तो जो सिख थे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को क्या किया, बढ़ावा दिया, प्रेरित किया। और पहले जो ये सुनियोजित संगठन था इनका, सिखों का, तो पहले ये मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी लड़ाई लड़े। जबकि अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से क्या किया, पंजाब का जो समृद्ध प्रांत था, सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। अहमद शाह अब्दाली वही अफगान शासक जिसके ऊपर चर्चा की गई, नादिर शाह और अहमद शाह। तो नादिर शाह ईरान का था, आपको बताया गया था, और अफगान आसे अहमद शाह। तो इनको आप याद रखेंगे। तख्ते ताउस नादिर शाह ले गया था, ना कि अफगान, उसको भी आप याद रखेंगे। फिर है खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासक की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। तो इस समय सार्वभौम शासन की घोषणा की गई, सबको साथ में लेकर के चलने की, और परंतु जो सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द थे बंदा बहादुर के समय के ही शब्द थे वो। फिर है 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो आप महाराजा रणजीत सिंह को याद रखेंगे। इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उन सिख राजा का नाम बताएंगे आप जो क्या किए, फिर से एकत्रीकरण किए बिखरे हुए सिखों को, तो वो हैं रणजीत सिंह। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें शिवाजी का एक रूप चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये शिवाजी की इमेज है। इनको औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे पहाड़ी चूहा। तो इस प्रकार से यहाँ सिख साम्राज्य जो है उसके बारे में चर्चा समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं मराठा की ओर। तो इसमें विशेष रूप से हम शिवाजी को देखेंगे। तो मराठा के बारे में चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 के 20 शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। तो शिवाजी का जो शासनकाल था इसको आप याद रखेंगे। 1627 से 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो योद्धा परिवार था उसको देशमुख बोलते थे, उनकी सहायता से ये शासन करते थे। अत्यंत गतिशील कृषक पश्चारक को कुबनी बोला जाता था, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति
चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद जो उनका प्रधानमंत्री ब्राह्मण परिवार था, जिसको पेशवा बोला जाता था, अब सत्ता उनके हाथ में रहती थी और पुणे को अब राजधानी के रूप में विकसित कर दिया गया था। पुणे अब मराठा राज्य की राजधानी बन गया शिवाजी के बाद। फिर है पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। अर्थात गनीवी काबा पद्धति, छापा मार पद्धति जिसको बोला गया है, उसका प्रयोग मराठा साम्राज्य के शासक करते थे, जिससे उनको रसद की पूर्ति ना हो और आने जाने का रास्ता कम हो, बहुत सकरा हो, एकाध हो बस। इसलिए वो खुले मैदानों में ज़्यादातर युद्ध नहीं करते थे, छापा मार युद्ध, चुपचाप शहरों और कस्बों में जाकर। तो इसको आप याद रखेंगे, छापा मार युद्ध कौन करता था? मराठा शासक। फिर अब शिवाजी के बारे में एक कोट दिया गया है, उस कोट का अध्ययन कर लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी भोसले और जीजाबाई से हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे, इनका जन्म 1630 में शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, ये इनके गुरु थे दोनों, माता और बाबा इनके दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों पर अविवादित मुखिया बना दिया। तो इस प्रकार दादा कोंडदेव और उनकी माता जीवाजीबाई को याद रखेंगे, उनके प्रथम गुरु यही थे। तो दादा कोंडदेव को भी आप याद रखेंगे। और उनका जन्म, उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुख पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव डाली। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि उनका जन्म, मालवा पर उन्होंने विशेष रूप से अपना वर्चस्व स्थापित किया। युद्ध की पद्धति उनकी आप याद रखेंगे, गुरिल्ला युद्ध कला। उसके बाद उनके साम्राज्य में 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे, तो चौथ कर और सरदेश मुख कर। तो इनको आप याद रखेंगे कि चौथ कर और सरदेश मुख कर किस सम्राट के या किस साम्राज्य द्वारा लगाए जाते थे? तो मराठा राजाओं द्वारा ये कर लगाए जाते थे। तो और उनकी युद्ध पद्धति गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापा मार युद्ध पद्धति, 2 में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सनई और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। तो जो चरमोत्कर्ष था वह बताया गया 1720 से 1761 तक। फिर धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। अर्थात पूरा मध्य प्रदेश लगभग और गुजरात मुगलों के हाथ से निकल गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुख कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब मालवा और गुजरात के साथ साथ 1730 के दशक तक क्या हुआ? दक्कन का प्रायद्वीपी अर्थात पूरा महाराष्ट्र और उसके नीचे का भी क्षेत्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक वाला हिस्सा भी क्या हुआ? मिल गया उनको। और वहाँ से चौथ और सरदेश मुख कर वसूलने लगे। बीजापुर, गोलकुंडा, इन राज्यों को भी उन्होंने जीत लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ीं। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। तो जो इनका साम्राज्य था वह प्रभुत्व था राजस्थान, पंजाब, उत्तर में, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में जैसा कि मैं बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलुगु प्रदेशों में फैल गया। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी कि तुमको हम संरक्षण प्रदान करेंगे और तुम इसके बदले में हमें यहाँ से कर दोगे। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में तो यहाँ जो भेंट की रकम ली जाने लगी। फिर है साम्राज्य के इस विस्तार में उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। परिणाम क्या हुआ कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो मराठों को कोई भी सहायता नहीं दिया। 1761 आप इसको याद रखेंगे कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, जिसमें कोई सहायता नहीं दिया था उनको। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। तो इसमें बताया गया है कि जब उनको विफलता मिल गई दिल्ली के युद्ध में, पानीपत की लड़ाई में, तो उन्होंने क्या किया कि वे पहले निर्धारित करते थे कि जिस इलाके में एक बार विजय प्राप्त कर ली जाए वहाँ भैया कर धीरे धीरे लगाना है, एक बार में नहीं, धीरे धीरे भू राजस्व की मांग करना है। और फिर क्या हुआ कि वे पुनर्जीवित हो गए फिर से, और सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों ने शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन जुटा लिए। फिर आता है 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। 1720 के दशक में जो मालवा में मराठा अभियान हुए तो मालवा में जो समृद्ध क्षेत्र थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। तो क्वेश्चन यह भी आता है कि उज्जैन और इंदौर जो यहाँ शासन कर रहे थे सिंधिया और होलकर, तो ये इनको किसने दिया था? तो ये मराठाओं की देन थी। ये मराठाओं के मनसबदार थे, सूबेदार के रूप में, सेनापति के रूप में कार्य करते थे उनके संरक्षण में। तो फिर इनको ये क्षेत्र प्रदान किए गए, उज्जैन वाला क्षेत्र सिंधिया को और इंदौर वाला क्षेत्र होलकर को। दोनों के आश्रय में ये दोनों क्षेत्र फलते फूलते रहे। फिर है आगे, ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये दोनों क्षेत्र, उज्जैन और मालवा वाला क्षेत्र जो था, ये पुरानी राजधानियाँ थी, इसलिए यह अति समृद्धशील क्षेत्रों में आते थे। फिर है मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो इसमें बताता है कि चंदेरी की जो साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध थी, रेशम के वस्त्र, तो मराठाओं की राजधानी पुणे तक इसका व्यापार होने लगा। और बुरहानपुर जो कि आगरा और सूरत के बीच ही व्यापार का कार्य करता था, वह क्या किया? अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाया और पुणे, नागपुर तथा लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया उसमें। तो इस प्रकार से व्यापारिक क्षेत्र में और उन्नति हुई। अब हम कोट देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कोट से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है। जो चौथ है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ये था चौथ कर जो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था और मुख्यतः भू राजस्व था। और कितना प्रतिशत? तो 25%। जबकि सरदेश मुख जो था
वो दक्कन का जो पठार था मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा था। तो सरदेश मुख जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनसे लिया जाता था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आप हमें सरदेश मुख दोगे, सरदेश मुख हमारा आप बनोगे या नहीं। यदि नहीं बनोगे तो हम आपसे चौथ वसूलेंगे, आप पर अधिकार कर लेंगे और 25% आपसे वसूलेंगे। इसलिए आप 9-10% हिस्सा दो और सरदेश मुख हमारे बन जाओ, अर्थात आपसे सरदेश मुख के रूप में 10% लिया जाएगा। उसके बदले में आपको सैन्य सहायता, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इस प्रकार 2 प्रकार के कर वहाँ लगाए जाते थे। तो आपको अलग अलग डिफरेंट समझ में आ गया होगा। जो चौथ कर था वह मुख्यतः भू राजस्व के रूप में जमींदारों द्वारा वहाँ के वसूला जाता था। जो मराठा जमींदार थे वहाँ भू राजस्व के रूप में उनसे वसूला जाता था, जो 25% था। जबकि जो सरदेश मुख था, जो अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, उनसे सरदेश मुख लिया जाता था कि आप 9-10% देंगे, उसमें से कुछ भाग मराठा साम्राज्य में रख लिया जाता था, बाकी हिस्सा उन्हीं के क्षेत्र में सैन्य सहायताओं के लिए खर्च कर दिया जाता था। ये था सरदेश मुख। तो इस प्रकार दोनों के बीच ये अंतर था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक कोट और है कि बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो छत्रसाल थे ना, उनकी सहायता के लिए यही आए थे। और जो फिल्म बनी है बाजीराव मस्तानी, तो वही हैं, वही फिल्म है, इनके बारे में ही बताई गई है। तो आप बाजीराव बल्लाल के नाम से आप इनको जानेंगे। ये किनके पुत्र थे? विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो बाजीराव मस्तानी मूवी जो बनी है इन्हीं के नाम पर बनी है। तो जो मराठा साम्राज्य का विस्तार है, तो जो मालवा और बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ बिंद क्षेत्र में है, तो उसका श्रेय बाजीराव बल्लाल को ही जाता है। तो इस प्रकार इसको आप यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। विश्वनाथ इनके पिता थे और बिंद के पार साम्राज्य स्थापित करने में किसका योगदान था? तो बाजीराव बल्लाल देव का। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। अब हम आते हैं जाट। तो अभी हमने मुगलों को देखा, उनका पतन, उसके बाद सिख को देखा, उसके बाद मराठाओं को देखा। अब हम आते हैं जाट। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। तो इस प्रकार से जाट भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करते हैं। 80 के दशक में वे अपना प्रभुत्व दिल्ली आगरा के 2 शहरों के बीच में स्थापित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। तो जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल जाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। फिर 1739 में जब नादिर शाह, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जाट जो समृद्ध कृषक थे पहले, तो अब इनका जो क्षेत्र था वह पानीपत, जहाँ बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों में व्यापारिक केंद्र हो गया। सूरजमल एक प्रसिद्ध राजा थे जाटों के, तो भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। भरतपुर के राजा थे तो ये शक्तिशाली राज्य के रूप में अब सूरजमल के नेतृत्व में उभरा। फिर है 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, तख्ते ताउस वगैरह ले गया था उठा करके, तो भरतपुर में आकर के बहुत लोगों ने शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। किसका? नादिर शाह का पुत्र जवाहिर शाह। मराठाओं से भी लिया और सिखों से भी सैन्य सहायता लिया, तब जाके मुगलों से लड़ा। फिर जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया
शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें इन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। तो यहाँ से भी वास्तुकला से भी इनके क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भरतपुर का किला किन पारंपरिक शैलियों से या किन से मिलता जुलता बनाया गया था। तो वही दीग में जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों के समन्वय का प्रयोग किया गया था। कहाँ? भरतपुर के किला को बनाने में। तो अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय, अर्थात जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का प्रयोग किया भरतपुर का किला बनाने में, अर्थात मुगल शैलियों का समन्वय स्थापित किया जाट शैलियों के साथ। अब हम देखेंगे इस कोट को। तो जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान संगठित किया। आधुनिक राजस्थान भरतपुर राजस्थान में है। आधुनिक राजस्थान, इसको भी आप याद रखेंगे कि भरतपुर वर्तमान में कहाँ है, तो आधुनिक राजस्थान में है। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो लोहागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो सूरजमल ने। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। ये राजमहल का चित्र है, आप देख सकते हैं। ये 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन बांग्ला गुम्मद पर गौर करें। ये सभा भवन चौकोर बांग्ला गुम्मद का बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो बताए गए हैं। सूबेदारी व्यवस्था, दल खालसा, दल खालसा जो सिखों ने बनाया था, मिस्ल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ और सरदेश मुख जो मराठाओं द्वारा कर वसूलने कर प्रणाली थी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से 18वीं सदी में एक ब्रिटिशर्स कंपनी आती है, काफ़ी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करती है। मुग़लों की शक्ति किस प्रकार, औरंगजेब के बाद किस प्रकार से मुग़ल विघटित होते हैं और उनकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर किस प्रकार से 17वीं सदी में ही सिख, जाट और मराठा साम्राज्यों का उदय होता है और कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में अलग अलग सम्राट उभर कर आते हैं और कई क्षेत्र अब मुग़लों के हाथ से निकल जाते हैं। नई नई शक्तियाँ उभर कर आती हैं और वह अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं, जिनमें से मराठा जो दक्कन के पठार दक्षिण में उधर बिंद तक, वहीं हम पश्चिमोत्तर की बात करें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली वाले इलाके में तो मराठा और सिख सम्राट उभर कर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चर्चा करी कि किस प्रकार से मुग़ल सम्राट वहाँ कमज़ोर होता है, उसके क्षेत्र का वर्चस्व जो है धीरे धीरे कई राजवंशों में बढ़ जाता है, जिसमें मराठा मुख्य उनको चुनौती दे रहे थे। उसी प्रकार एक और परिप्रेक्ष्य जो था कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दो आक्रमण हुए थे। 1739 में नादिर शाह दिल्ली को कैसे लूटता है और वहाँ से तख्ते ताउस ले जाता है। यह ईरान का शासक था। उसके बाद अफ़गान का शासक अहमद शाह अब्दाली आता है, वह भी दिल्ली को बुरी तरह लूटता है। तो इस प्रकार से हमने दिल्ली की लूट भी देखी। किस प्रकार से जंतर मंतर का निर्माण राजस्थान के सवाई राजा अम्बेर राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया 5 जगहों पर, उनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। इसमें से आप अपनी नोट्स बनाएं। 2-4 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से हर हाल में आते ही हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।